मेरा नाम कासिम है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। हम गांव के लोग बहुत ही सादा सी तबीयत के होते हैं। एक सुबह मैं घर से निकला और भाई के स्टोर की तरफ चल दिया। मेरी छुट्टियां अभी बाकी थी। अगले हफ्ते कॉलेज खुलने वाले थे। सोचा कुछ वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारूं। हम भाई बात कर रहे थे जब एक फकीरनी आ गई जो कि शक्ल से पागल नजर आती थी। मेरे भाई ने 5 रुपए दिए। दोबारा मुझसे बातों में मसरूफ हो गया। हमें लगा कि वो चली गई होगी, लेकिन अचानक नजर पड़ी तो वो वहीं जमीन पर बैठी रोटी हाथ पर रखे खा रही थी। मैंने पानी का गिलास भरा और उसे दे दिया। कुछ देर बाद मैं काम में मसरूफ हो गया। जब उस फकीरनी ने मेरे भाई से कहा कि एक कोक दे दो, मैं मुस्कुराया तो वो फकीरनी समझ गई मैं उसके कोक मांगने पर मुस्कुराया हूँ। मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या हम लोग बोतल भी नहीं पी सकते? मैंने उसकी तरफ देखा और मज़ाया अंदाज में बोला कि क्यों नहीं, ज़रूर पिएं, लेकिन ये मुफ्त नहीं मिलेगी। पहले मुझे बताओ, मेरी शादी नहीं हो रही। घर वाले कहते हैं पहले डिग्री हासिल करो, फिर लड़की ढूंढेंगे। तुम्हारे पास हल है इसका, या दुआ ही कर दो। अब वो मेरे नज़दीक आई और मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, ये भी भला कोई मसला है? सब्र करो, कोई ना कोई तो होगी जिसको तुम पसंद आओगे। मैं हंसने लगा। मेरा भाई भी हमारी बातें सुनकर हंस रहा था। वो कहने लगा, इसको भला कौन पसंद करेगी? इसको छोड़ो, तुम अपनी बताओ कि कभी मोहब्बत नहीं हुई किसी से जवानी में? उस फकीरनी ने शर्माते हुए चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया। हम दोनों भाई उसके शर्माने पर हंसने लगे। वो कहने लगी, ये एक दर्द भरी कहानी है, और बोली, हाँ, मोहब्बत भला किसे नहीं होती। हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी शख्स से मोहब्बत करता है, और मुझे भी मोहब्बत हुई थी। मैंने पूछा, फिर वो तुमको मिला नहीं जो भीख मांगने निकल जाती हो? कहने लगी, मैं बहुत खूबसूरत थी। वो मेरे मोहल्ले में रहता था। मैं जब भी जाती उससे मिलने, वो हर दफ़ा मुझे कुछ पैसे देता और बोलता कि तुम बहुत दूर से आती हो सिर्फ मेरे लिए, ये पैसे रख लो। उसका बाप बड़ा जिम्मेदार था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, शदीद मोहब्बत। इतनी मोहब्बत कि मुझे लगता था कि अगर वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। एक दिन मैंने सुना कि कल एक बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग उसके घर आए थे। उसका रिश्ता हो गया था उसके जैसे लोगों में। मुझे अपने मुंह में जाने वाली रोटी का निवाला भी निगलना मुश्किल लगा। मेरा नशई बाप मेरा रिश्ता अपने किसी नशई दोस्त से करना चाहता था। मैंने अब्बा से कहा कि जहाँ चाहे मेरी शादी कर दे। अब्बा बड़ा खुश हुआ। वैसे भी जब मंजिलें हाथ से छूटती हुई नजर आए तो खसारों के डर खत्म हो जाया करते हैं। मेरे अब्बा ने कहा कि मेरी तो अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुझे रुखसत होता देखूं, लेकिन तेरी माँ कहती है वो बीमार रहती है, घर कौन संभालेगा? शादी के बाद 2 महीने कैसे गुजरे पता भी ना चला, और मेरा शोहर मुझसे उम्र में बड़ा था और दुबई में काम करता था। उसके जाने का दिन आन पहुंचा था। उम्मीदें ख्वाब देकर वो चला गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। उसने कोई राब्ता ना किया। उसके जाने के बाद पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। दुआ करती थी कि मेरा शोहर मुझसे राब्ता करे। एक दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। मेरे शोहर का फोन आ गया। मैं सिर्फ बात होने से ही खुश रहने लगी थी और पूरा दिन आप ही मुस्कुराती रहती थी। अपनी जिंदगी के 4 खूबसूरत साल मैंने अपने महबूब शोहर पर वार दिए थे, लेकिन अब मैं उसके साथ रहना चाहती थी। मैं बार बार उससे कहती कि वापस आ जाए, लेकिन इस बात को वो टालने लगा था और फोन बंद कर जाता था। मैंने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया था। मैं अब जानती थी कि औलाद भी नहीं जिसकी खातिर मेरा शोहर वापस आ जाएगा। 5 साल इसी कश्मकश में गुजरे थे। अब मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे नजर रखनी शुरू कर दी। मैं बीमार रहने लगी, चीखती चिल्लाती भीख मांगती कि मुझे बाहर जाने दो, लेकिन सबने मुझे रस्सी से बांध दिया और मशहूर कर दिया कि मैं पागल हूँ। मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ था। मेरा भाई घर जा चुका था। मैं देर तक उस फकीरनी के साथ बैठा बातें करता रहा। मेरा दिल चाहा कि मैं उससे अपनी सारी कहानी कह दूं जो बहुत कम लोग जानते थे। मैंने उससे कहा, ये लड़का जो घर गया है मेरा भाई रजा है, मेरी दूसरी माँ के पहले शोहर से है। मेरी पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई कि मेरी माँ बच ना सकी। बच्चों की देखभाल के लिए अब्बा शमसा को ब्याह लाए और यूं ये मेरा भाई रजा भी हमारी जिंदगी में चला आया।
अब्बा अपनी बीवी को राजी करने के लिए उनके बेटे रजा को बहुत प्यार करते, जहाँ जाते साथ साथ रखते थे। अब्बा की इस बात ने मेरे दिल में एक गिरह लगा दी। दिल के एक कोने में नफरत पलने लगी। रजा बहुत तमीजदार बच्चा था। एक चीज जो मैंने शिद्दत से नोट की कि मेरे उससे नफरत के रवैये के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी सौतेली माँ ने घर और अब्बा को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो बहुत अच्छी औरत थी, कभी शिकवा जुबान पर ना लाती। मुझे याद है एक दिन रजा उससे पूछ रहा था, सौतेला भाई क्या होता है? मेरा पूरा जिस्म पत्थर का बन गया था। मुझे लगा वो मेरा नाम ले लेगी। मैं सारा दिन का निकला शाम को घर आता। अब्बा डांटते तो वही औरत मुझे उनके गुस्से से बचाती थी। वक्त ने माँ को हमसे छीन लिया था और अब अब्बा भी बीमार रहने लगे थे। आखिरी वक्त मैंने अब्बा की बहुत खिदमत की। कई बार उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। उनका कमजोर वजूद बाहों में भरकर कई रातें मैंने अस्पताल के बेड पर जाकर गुजार दी थी, लेकिन अब्बा ठीक ना हुए। अब्बा ने एक दिन रजा का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा कि कभी एक दूसरे को तन्हा मत छोड़ना। मेरे दोनों बड़े भाई जिनको अब्बा ने पढ़ने शहर भेजा था, पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादियां कर ली और उधर के ही होकर रह गए। साल में एक बार बस मिलने के लिए आ जाते। अब तो अब्बा भी नहीं रहे थे तो उन लोगों ने आना भी छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी रजा के गिर्द घूमने लगी। मेरे लिए रजा ही सगा भाई था। फकीरनी चली गई थी और मैं इशा तक दुकान खोले बैठा माजी को सोचता रहा। आज सारा दिन मैं माजी में जीता रहा था। वो फकीरनी मुझे इस माजी की याद दिला गई थी। कुछ दिन बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो गईं और मैं वापस शहर आ गया। यहाँ मैं अपने बड़े भाई के घर में उसके दिए गए मकान में रहता था। वो अक्सर मुझे कहता कि मैं गांव के घर और ज़मीन से अपना हिस्सा ले लूं और यहाँ अपना घर बना लूं और उनकी साली से शादी कर लूं, लेकिन मैं अब्बा के घर के टुकड़े नहीं कर सकता था और रजा मेरे लिए अपने सके भाइयों से ज़्यादा अहम था। रिदा मेरी कज़न थी, मेरी दोस्त, मेरी हम उम्र। हम अक्सर ही फ़ोन पर बातें करते थे। हमें आदत थी कि हम लोग जब तक एक दूसरे से सब कुछ शेयर नहीं करते थे, चैन नहीं आता था। एक दिन रिदा ने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा कि वो लाहौर से आए हुए अपने कज़न के साथ शादी करना चाहती है और वो ये भी चाहती है कि उसके घर वालों को मैं समझाऊं, क्योंकि उसका ख्याल था कि मुझे तो कोई मना नहीं करेगा। सब मेरी बात मानते थे, लेकिन उसके भाई और माँ ने कहा कि वो लोग उस लड़के के खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और रिदा की मंगनी कहीं और कर दी। मेरे पेपर्स हो रहे थे। बहुत दिनों से रिदा से बात नहीं हुई थी। फिर मैं गांव आ गया, लेकिन एक दिन रिदा ने मुझे हैरान कर दिया कि मंगनी होकर टूट भी चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं सबको मनाता भी रहा कि जहां रिदा कहती है वहां मंगनी कर दे, लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियस ना लिया। मैंने लाहौर में तालीम मुकम्मल की थी। एफएससी का इम्तिहान इतने अच्छे नंबरों से पास कर लिया। मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिल गया और मैं डॉक्टर बन गया था। डॉक्टर बनने के बाद मैं बाहर नहीं गया। न जाने क्यों मेरा ख्याल था कि मेरी मट्टी को मेरी ज़रूरत है। मैं गांव में ही डॉक्टरी करने लगा। पैसे भला नहीं थे, लेकिन मेरे अपने गांव के लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत थीं। गांव की आबादी बहुत थी। बहुत सी औरतों के लिए लेडी डॉक्टर और बच्चों के लिए किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की। वो लोग हफ्ते में एक दिन हमारे गांव आने के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की तादाद बहुत कम थी। मैं सुबह से शाम तक अस्पताल में मसरूफ़ रहता। मैं अच्छा डॉक्टर था, मरीजों को वक्त देता था। अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी थी। जल्दी उसके पास के इलाके में मेरी मशहूरी हो गई। मशहूर होने के बाद पैसा भी आने लगा था। जल्दी मैं अच्छा कमाने लगा। अच्छे से इलाके में मैंने मकान ले लिया। मेरी माँ अब मुझे शादी का कहती थी, लेकिन उस वक्त तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। एक दिन रिदा हमारे घर आ गई और मुझे देखकर बोली कि वाह डॉक्टर, तुम तो पहचाने नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? अब मेरे सींग आ गए हैं। तो वो हंसने लगी और बोली कि अब लगा कासिम ही हो। बहुत अरसे बाद हम मिले थे। बहुत देर तक बातें होती रही। उसने बताया कि उसके वालिदैन की ही जिंदगी में उसकी छोटी बहन की शादी हो गई थी। अल्लाह ने उसको बेटी अता की।
जिंदगी से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। मेरे बहनोई मेरी वालदा की पसंद थे, उनकी मर्जी से ये रिश्ता हुआ था। लेकिन जल्दी उसके ससुराल वालों को लगा जिस दौलत के लालच में उन लोगों ने शादी की थी वो तो उन्हें मिली नहीं। वो लोग कारोबार के नाम पर कभी 1 लाख और कभी 2 लाख रुपए मांगने लगे। एक बार तो हद ही कर दी, 10 लाख मांग लिए। वालिदैन तो थे नहीं जो उनसे पूछते। मेरा भाई छोटा था और मेरी चलती नहीं थी। मैं उनसे सवाल करती तो मेरे किरदार पर बातें करते कि छोटी की शादी कर दी और खुद तुम वालिदैन की दौलत पर सांप बनकर बैठ गई हो। रिदा ने कहा कि वो अब गांव में रहेगी, उसे शहर में नहीं रहना। रिदा की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। ये तो मुझे पता था कि रिदा के वो अपने फैसले खुद ही करती है, लेकिन हमारे घर में रहना यकीनन मुश्किल था। गांव के लोग बातें करते, यहाँ अभी तक कजन को भी इस तरह खुले आम मजाक तक करना मायूब था। मैंने माजरत कर ली। रिदा ने दुख से मुझे देखा और बोली कि अगर रिश्ते के बगैर नहीं रह सकती तो रिश्ता बना लो, मुझसे शादी कर लो। मैं हैरान रह गया और कहा मैंने उसके मुतल्लिक कभी ऐसा नहीं सोचा। वो वापस चली गई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई में मसरूफ हो गई। यहाँ उसकी मुलाकात आजिर से हुई। दोनों के एक ही मज़ामीन थे और शायद दोनों के मिजाज भी मिलते थे। रिदा को सहारा चाहिए था। दोनों ने शादी का फैसला किया और सोचा कि अपने इस रिश्ते के बारे में अपने अपने घर बताएं। उन्होंने अपने तौर पर तो फैसला कर ही लिया था कि वो शादी करेंगे और अब ये चाहते थे कि उनके इस फैसले में उनके घर वाले भी शामिल हो जाएं। आम तौर पर बहनें एक दूसरे के करीब होती हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लेती हैं, मगर रिदा के घर में एक अजीब बात थी। उसकी बहन सबका कसूरवार रिदा को समझती थी, इसलिए रिदा आज भी मुझसे ज्यादा करीब थी। उसका ख्याल था कि मैं उसकी बातें आसानी से समझ लेता हूँ, उससे बहस नहीं करता, उसकी बात मान लेता हूँ, जबकि उसके वालिदैन के बाद उसकी बहन भी उसे छोड़ चुकी थी। बात तो यही थी कि मैं उसकी बात आसानी से समझ भी लेता था और उसे उसके बारे में बात भी कर लेता था। रिदा को उसकी बात समझ में नहीं आती थी। रिदा की बहन रवायती किस्म की लड़की थी, उसे सिर्फ अपने शोर की फिक्र थी। उसकी सारी तवज्जो का मरकज उसका घर और बच्चे थे। वो चाहती थी रिदा जिस घर में रहती है, जो कि उसके वालिद रिदा के नाम कर गए थे, ये घर रिदा उसके नाम कर दे। रिदा की बहन सिर्फ अपने शोर की सुनती थी और कभी उसके ख्यालात और मशवरों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करती थी। रिदा का मुझसे एक अजीब दिलचस्प किस्म का ताल्लुक था। उसका अपनी बहन के साथ कुछ भी शेयर ना करना उसकी बहन की लालची तबीयत ही वजह थी, और यही वजह थी कि वो बहुत सी बातें अपनी बहन से नहीं करती थी। मैं तो इस सबको सिर्फ दोस्ती समझता था, या समझ लें इतनी ही थोड़ी सी बेतकल्फी जैसी कजन्स में होती है। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस राह पे निकल चुका हूँ, मेरे साथ मामलात मुख्तलिफ थे। वो मुझसे हर मौजू पर खुलकर बात करती। उसे पता था कि मैं उसके ख्यालात का एहतराम करता हूँ। मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा लेकिन मुसल्लत नहीं करूंगा। उसे एहसास दिलाता था कि उसकी राय की बहुत अहमियत है। यही वजह थी मैं जो भी कहता था रिदा आंखें बंद करके भरोसा करती थी। ऐसा भी हुआ कि मेरी तवक्का के खिलाफ उसने मेरी बात मान भी ली थी और घर का आधा हिस्सा अपनी बहन को दे दिया। हालांकि उस पर सिर्फ रिदा का हक था, क्योंकि उसके वालिद अपनी जिंदगी में ही ये घर रिदा के नाम कर गए थे। रिदा के लिए मेरे जज्बात बदल चुके थे। अब मैं जब तक उसे देख नहीं लेता था, मुझे लगता था मेरी जिंदगी बेमायनी है। मैं 5 घंटे का सफर करके भी उसके पास पहुंचा जब मुझे पता चला वो एक लड़के में दिलचस्पी ले रही है जो यूनी में उसका क्लास फेलो है। जैसी समझे या कुछ भी बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी और मैंने रिदा को प्रपोज कर दिया। वो पहले भी एक बार खुद मुझे शादी का कह चुकी थी, इसलिए हमने सोच लिया था हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो बेहतर है निकाह कर लें। मैंने रिदा से कहा मुझ पर भरोसा करो, मैं जिंदगी में कुछ ना कर सका लेकिन तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रिदा ने कहा उसे किसी भी वादे की जरूरत नहीं, उसे मुझ पर भरोसा था। लेकिन एक बार मैं उसके यूनी के उस क्लास फेलो से मिलना चाहता था जो चुपके से मेरी रिदा को मुझसे छीन लेता अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता। वो वैसा ही था जैसे पंजाब के अमीर घरानों के बच्चे होते हैं। सच्ची बात तो ये थी कि अगर खूबसूरती की कोई अहमियत होती तो मेरे मुकाबले में वो यकीनी तौर पर ज्यादा खूबसूरत था। वो एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक और एक वजीही इंसान था।
खानदानी दौलत ने उसकी ज़ात में खुद एतमादी भी भर दी थी। आजिर का ताल्लुक शहर के काफ़ी मशहूर ख़ानदान से था। वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। मैं एक मामूली सा डॉक्टर। हमारी ज़िंदगी बहुत सी इंसानों के मुकाबले में बहुत खुशहाल थी, मगर उनका शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था। लेकिन बीवी साबिर शाकिर हो तो दौलत मायने नहीं रखती। और फिर एक खूबसूरत दिन में मैं और रिदा शादी के बंधन में बंध गए। मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। रिदा की मोहब्बत ने मुझे बदल कर रख दिया था। मुझे फ़ख्र था अपनी शरीके हयात पे। उसने हमेशा मुझे समझा, हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ नहीं रहती और ऐसे ही गम भी मुस्तकिल नहीं होते। शादी के 5 साल बाद मेरे बीवी बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। ये सदमा मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैं अपना आप भूल गया और ख़ुद को दुनिया से अलग कर लिया। मेरी ज़हनी हालत ऐसी थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता था। इसलिए मेरे साथी डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं कुछ दिन घर पे रहूं। उन्हीं दिनों रज़ा ने कहा वो शादी कर रहा है। लड़की बहुत अच्छे ख़ानदान से थी। मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि रज़ा की शादी एक अच्छे दौलतमंद खुशहाल घराने में हो रही थी, मगर दूसरी जानिब मैं परेशान भी था कि इस तरह के रिश्तों के मसाइल भी अजीब होते हैं। कहीं मेरा भाई भी मेरी तरह रिश्तों की आजमाइश में ना पड़ जाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन दिनों में शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। उल्टी सीधी सोचें मुझे घेरे रखती थी। रज़ा ने मुझे कहा तुम भी शादी कर लो ताकि कोई दुख दर्द बांटने वाली हो। देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रज़ा ने माँ से क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन मेरी एक ना चलने दी और मुझे कहा कि रिदा की छोटी बहन से वो लोग मेरी शादी कर रहे हैं। मैं शर्मिंदा था, कैसे रिदा की बहन का सामना करूँगा। कभी मैं रिदा की वजह से उससे रिश्ता रखता था। मेरी बहनों जैसी लड़की से मैं कैसे रिश्ता जोड़ लेता। और फिर मेरी शादी रिदा की बहन से हो गई। मैं जब भी कमरे में आता वो लाइट ऑफ कर देती और कहती कि मुझे आप में अपनी बहन नजर आती है। मैं समझता था कि वो भी मेरी तरह रिश्ता बदल जाने से कंफ्यूज है, घबरा रही है। फिर उसने मेरी बीवी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिनसे मेरी बीवी की खुशबू आती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैं घर आया तो उसने मेरी बीवी के कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रिदा ही थी। मैं अपनी जगह पर साकित हो गया। ये कैसे मुमकिन था। रिदा मेरे पैरों में बैठी रो रही थी और मैं ऐसे जैसे बदन में लहू बाकी नहीं रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या था। उसने कहा कि एक्सीडेंट के वक्त वो बच गई थी, लेकिन उसे अगवा कर लिया गया था और मुझे लगता था तुम मुझे कबूल नहीं करोगे, इसलिए मैं घर नहीं आई। मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। फिर एक दिन एक फकीरनी मिली। उसने मुझे कहा कि तुम वापस जाओ, तुम्हारा शोहर तुम्हें कबूल कर लेगा। उसने मेरे लिए बहुत सी दुआएं की और फिर एक दिन रज़ा ने मुझे देख लिया तो उसने कहा कि हम तुम्हें दोबारा से घर ले जाएंगे और कासिम तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं फिर भी नहीं मानी तो उसने ये प्लान बनाया कि तुमसे कहा जाए कि मैं रिदा की छोटी बहन हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे देख लिया। मैं सब सुनकर हैरान था। बच्चों की मौत की खबर ही बहुत बड़ा जख्म था जो फिर से हरा हो चुका था। अपनी बीवी की मौत पर सब्र कर चुका था। अपने सामने उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा रवायती शोहर साबित हुआ था। एक दिन बाद बीवी कहीं रात गुजार ले तो हम मर्द उसे कबूल नहीं करते। वो तो फिर पूरे 1 साल बाद कह रही थी कि उसे डर था उसका शोहर कबूल नहीं करेगा और अगवा करने वालों का मकसद भला क्या हो सकता था। मैं उस दिन खामोशी से घर से निकल गया। रज़ा से भी गिला था, अपनी माँ से भी, जिन लोगों ने सच को मुझसे छुपाया था। हम रवायती मर्द खुद चाहे जो भी करते फिरें, लेकिन औरत के मामले में उतने ही शकी मिजाज होते हैं। मैं भी अपनी उस बीवी को कबूल नहीं कर सका था जो मेरी मोहब्बत भी थी। मैं सब कुछ भूल गया और अपनी नाम नेहाद इज्जत ही याद रही। वक्त गुजरता गया। रज़ा की बेटी जिसे मैंने अपनी बेटी बना लिया था वो भी चाचा कहने की बजाय मुझे बाबा ही कहती थी और मेरी हर बात उसके लिए हरफे आखिर थी। मुझे भी उस पर फख्र था, लेकिन जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। मुझे पता चला था वो अपने किसी क्लास फेलो को पसंद करने लगी है, लेकिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए। हालांकि ज़िंदगी में जब मुझे किसी की सुनना थी तब मैं खामोश रहा था, और अब एक लड़की जो मेरी भतीजी थी, मेरी बेटी थी, उस औरत की मोहब्बत से जीत गई थी जो मेरी बीवी थी, जो मेरे नाम पे इस घर में रह रही थी, लेकिन मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखता था। मेरी बेटी जब छुट्टियों पर आई तो मैंने उसे अपने खदशात से आगाह किया था। उसने मेरी बातें सुनी, फिर हंस दी थी।
मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी हंसी में कुछ छुपा है, थोड़ी परेशानी है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने एतमाद से कहा था, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। जब मैंने उसे अपनी कसम दी और कहा मैं उसकी जिंदगी का ये फैसला उससे पूछकर करूंगा, बेफिक्र रहे, तो उसने मुझे सब बता दिया। काश यही जुमला मैंने 10 साल पहले अपनी बीवी से कहा होता तो आज हम दोनों एक छत तले अजनबी ना होते। मेरी बेटी ने कहा, उसे यासिर से मोहब्बत है और बड़ा भरोसा है, बड़ी हम आंगी है हम दोनों में। हमारा मिजाज, हमारी सोच, हमारे ख्यालात सब एक जैसे हैं। मैं खामोश हो गया था। वालिदैन और क्या कर सकते हैं? आजकल बच्चों को सिर्फ कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, उनकी समझ में आ जाए तो आ जाए। मगर ना जाने क्यों मुझे भरोसा था कि मेरी बेटी के साथ अच्छा ही होगा। यकीनन वो जो कुछ कर रही है समझ बूझ कर ही कर रही है। वो समझदार लड़की है, कभी भी उसने मुझे मायूस नहीं किया है। वो ठीक फैसला ही करेगी। लेकिन मैं यही सब अपनी बीवी के लौट आने के बाद भूल गया था कि वो खुशी से अगवाकारों के साथ नहीं गई थी। काश मैं तब ये बात समझ सकता। फिर यासिर के घर वाले हमारे घर आए, एक रस्मी सी मंगनी की तकरीब हो गई और हम सब लोगों ने ये सोच लिया और समझ लिया कि हमारी बेटी का फैसला ठीक होगा और वो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। वक्त बदल गया था। 21वीं सदी के बच्चे हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। वक्त उनके हाथ में होता है, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। ये तय हुआ कि शादी 1 साल के बाद जब दोनों अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो होगी। हम लोगों ने अपने तौर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। एक दिन खबर आई कि यासिर की वालदा की तबीयत खराब है और यासिर अपने घर चला गया है क्योंकि उसकी वालदा ने उससे मिलने की ख्वाहिश की है। वो उनका बड़ा बेटा था। वो फौरन ही रवाना हो गया था। 4 दिनों के बाद यासिर का फोन आया कि वो भी आ रहा है। मेरी बेटी से कहा कि तैयार रहे, मेरी वालदा अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो उसे देख लें। न जाने कब उनका इंतकाल हो जाए और मरने से पहले वो अपने बेटे की दुल्हन को देखना चाहती हैं। मुझसे पूछा तो मैंने इजाज़त दे दी, ना भी देता तो वो ज़रूर जाती। लेकिन अपनी बेटी से कहा कि यासिर से कहो लोकेशन सेंड कर दे, मैं खुद तुम्हें ले चलता हूँ। वहाँ जाके अजीब सी सूरत हाल होगी। यासिर की वालदा की हालत बहुत नाजुक थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश यासिर की शादी थी। हम लोगों ने उनके सामने सादगी से दोनों का निकाह पढ़ा दिया। यासिर के बड़े खानदान और बड़े घर में हमारी बड़ी खातिर मिदारत हुई थी। यासिर के घर वालों ने मुझे और अपनी बहू को बहुत इज्जत दी थी और उनके साथ रहकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं भी बहुत खुश था कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में हो गई थी। ससुराल में एक दिन रहने के बाद मेरी बेटी वापस आ गई, लेकिन अपने ससुराल की इमारत और दौलत के किस्से उसकी जुबान पर थे। शहर के बड़े महंगे इलाके में बहुत बड़ी जगह उनका बंगला था जहाँ पूरा खानदान रहता था। वो लोग हमारी हैसियत से कहीं बढ़कर थे। हमारा खानदान पढ़े लिखे लोगों का खानदान था। रजा ने मुझे कहा कि तुमने फैसला गलत किया है, रिश्तेदारी अपने जैसों से करनी चाहिए। लेकिन मैंने उससे भी ये बात छुपा ली कि ये हमारी बेटी की ख्वाहिश थी। कितनी अजीब बात थी। मुझ जैसा रवायती मर्द जिसे गैरत सबसे ज्यादा महंगी लगती थी, वो ही सब कुछ कर रहा था। बेटी को सादगी से रुखसत कर दिया था और इतने बड़े फैसले पर किसी से पूछा भी नहीं था। 2 माह भी गुजर गए थे जब एक दिन मेरी बेटी ने फोन करके बताया कि उसने यासिर से रिश्ता तोड़ दिया है, तलाक ले ली है। मैं जिंदगी में दूसरी बार इस हालत में था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी रिश्ते तोड़ने पे मुझ पे गई थी। रिश्तों को ऐसे तोड़ती थी जैसे खिलौने हैं। कैसे कर लिया आखिर? हुआ क्या? कहने लगी सब कुछ ठीक था और ठीक नहीं भी था। उसने संजीदगी से जवाब दिया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। यासिर मुझे कमतर समझता है, ठीक इसलिए है कि मेरे लिए यही अच्छा है। यासिर इस रिश्ते को बोझ समझता था, फिर भी चाहता है मैं उसके साथ इस रिश्ते को घसीटती रहूं, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए सारी उम्र परेशानी में गुजारने से बेहतर यही लगा हम दोनों जल्दी एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कह दें। लेकिन यासिर को उस हक महर की भी फिक्र थी जो उसे मुझे देना पड़ेगा। मैंने सोच लिया था मेरी बेटी वाकई मेरी जैसी थी। मुझे भी रिश्ते को घसीटने नहीं आता था। कुछ दिन बाद मेरी बेटी घर आ गई थी। जितनी जल्दी मैं रिश्ता जोड़ा था उतनी ही जल्दी टूट चुका था। मेरी बेटी के चेहरे पर बढ़ती हुई परेशानी के साथ मेरे अंदर न जाने क्यों एक दर्द की लहर सी उठी थी। ये कैसा बाप था? बेटी उजड़ चुकी थी और मैं बेबस था।
मैंने उससे पूछा कि रज़ा भी आ चुका था। मेरी बीवी रिदा भी वहीं थी। आम हालात में वो मेरे सामने नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त सारे घर वाले इस खबर पर हैरान और परेशान थे। मेरी बेटी ने कहा, मुझे इस बात के लिए माफ कर दे कि मेरे इस फैसले के बाद रिश्तेदारों में जो बेइज्जती होगी वो मेरी वजह से आप लोगों को ही सहना पड़ेगी। एक अच्छे रिश्ते को मैं अपनी मर्जी से खुद ही तोड़ रही हूँ, जिसका मुझे एहसास है कि आप लोगों को भी मेरे ससुराल वाले अच्छे लगे थे। यासिर भी मुझे अच्छा लगा और शायद वो अच्छा भी हो, मोहब्बत करता था। पैसा आम था, लेकिन जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के साथ तो नहीं गुजरती है। यासिर कानों का कच्चा इंसान है, मुझ पे शक करता है। मेरे किसी क्लास फेलो की कॉल आ जाए तो पहले मेरे ससुराल वाले नंबर देखते हैं। यासिर को लगता है उनके घर की औरतें बहुत बाकिरदार और हया वाली हैं, जबकि मैं आज़ाद माहौल की लड़की हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इन घरों की माएँ अपने बच्चों की कैसी तरबियत करती हैं, कैसे देखती हैं कि उनके ना कोई असूल हैं, ना ही कोई ईमान। कैसे जिंदगी गुजारते हैं ये लोग, दकियानूसी सोच रखते हैं। बड़े घरों में रहने के बाद भी इनकी सोच नहीं बदली। अभी भी वो लोग पुरानी सोच रखते हैं। और मैं सोच रहा था, मेरी बेटी को पता चल जाए कि सोच का ताल्लुक बड़े घर ये छोटे घर से तो नहीं होता। अगर ऐसा था तो मैं अपनी बीवी के लौट आने को कबूल क्यों नहीं कर सका था, जो अब भी मुझे देखती तो नजरें झुका लेती है, जिसे मुझसे इतनी मोहब्बत है कि आज तक मेरे इस रवैये के बाद भी मुझे छोड़कर नहीं गई। मेरी बेटी घर आ गई थी तो मुझे लगा था, मैं तो सोचता था औरतें कितनी मजबूर होती हैं, मर्द हाकिम हैं, लेकिन मेरी बेटी ना तो मजबूर थी और ना ही बेबस। उसने जिससे मोहब्बत की थी उसे अपने घर वालों से अलग करना चाहती थी, और ये बात उसके शोहर के लिए मुश्किल थी। और ससुराल वालों की पाबंदियां वो कैसे बर्दाश्त करती, जबकि मैंने आज तक उस पर कोई पाबंदी नहीं रखी थी। मेरी बीवी ने मेरी बेटी को समझाया कि वो गलत कर रही है, घर एक बार बनता है, दोबारा नहीं। लेकिन मेरी बेटी को हर वो इंसान पुरानी सोच का लग रहा था जो उसे समझाता था। उन्हीं दिनों मेरी बीवी बीमार हो गई। मैं उससे बात जरूरत की हद तक करता था। उस दिन मैं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आए मरीज के ऑपरेशन में मसरूफ था। जैसे ही बाहर निकला, मेरे फोन पे 20 मिस्ड कॉल थी। मैंने घर फोन किया तो पता चला मेरी बीवी को हार्ट अटैक हुआ था और उसे करीबी हॉस्पिटल ले गए हैं। उस दिन पहली बार मैंने सोचा था कि अगर रिदा ना रही तो क्या होगा। मेरे अंदर का रवायती शख्स एक बार फिर अपने मफाद की खातिर ही फिक्रमंद था। जाहिर है, बीवी से ज्यादा कौन हो सकता है जो आपका ख्याल रख सकता है। रिदा मुझसे चाहे बात कम करती थी, मेरे सर्द रवैये की वजह से दूर रही थी, लेकिन मेरी हर जरूरत का उसे ख्याल रहता था। कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे उठने से पहले नाश्ता ना बना हो या कपड़े इस्त्री ना हो। मैं उससे मोहब्बत करता था जो कहीं बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन अब उसकी आदत हो चुकी थी, और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। मैं अपनी बीवी के पास पहुंचा तो डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी में ले जा चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया उसकी हालत बहुत खराब है, दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सब घर वाले दुआएं कर रहे थे। मैंने उस दिन ये भी जाना कि मैं एक डॉक्टर होकर अपनी ही बीवी की बीमारी से बेखबर था। पता नहीं कब से उसे दिल का मसला था। डॉक्टर्स बाहर आए, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उस दिन मैंने सोचा, कासिम मोहब्बत सो जरूर गई थी लेकिन मरी नहीं थी। तुम्हें आज भी रिदा से मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना होती तो उसके लौट आने और सब सुनने के बाद तुम आगे बढ़ जाते, दूसरी शादी कर लेते। लेकिन तुम भी तो इस सर्द जंग में साथ साथ ही रहे थे। डॉक्टर्स ने बताया अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन कोई भी टेंशन उसके लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए कोई बुरी खबर उन्हें मौत के मुंह तक ले जा सकती है। रिदा घर आ गई। उस रात में अपनी बीवी के सहारे बैठा रहा, बिल्कुल खामोश। देर तक उसके चेहरे को देखा। खूबसूरत चेहरा अब मुरझा चुका था, बालों में चांदी उतर आई थी। रिदा बहुत कमजोर हो गई थी। उसने आंखें खोली तो मुझे अपने करीब देखकर परेशानी से मुझे देखा और बोली, खैरियत तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में नहीं गए? मैंने कहा हाँ खैरियत है, तुमसे एक काम था। उसने कहा कि कैसा काम? मैंने कहा कि अगर कोई ये कहे कि मुझे माफ कर दो और जिंदगी में फिर से लौट आओ, चलो माजी भूल के फिर से जीने की कोशिश करें, तो क्या मान लोगी? उसने दर्द से आंखें बंद की और कहने लगी, डर गए कि मैं माफ किए बगैर मर न जाऊं। मैंने कहा कि मरे भी तो साथ मरेंगे। वो मुस्कुराई और बोली, कासिम अब ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करती मैं।
अब तो वो उम्र नहीं रही जब ऐसी बातें दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। अब तो दिल की धड़कन बातों में रुक जाती है कि बस बहुत जी लिया। मैंने उसके माथे पे अपने होंठ रख दिए और कहा कि एक बार माफ कर दो, मैं भूल गया था, मैं इंसान हूँ तो दूसरे भी तो इंसान ही हैं। रिदा खामोश हो गई। मुझे लगा वो मुझे माफ नहीं करेगी और मैं कुछ दिन बाद एक जरूरी काम से लाहौर आया। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी। वापसी पे मेरी गाड़ी खराब हो गई। रास्ता सुनसान था। अचानक एक तरफ से एक बूढ़ी औरत आती दिखाई दी। मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो मेरे करीब आकर बोली, कल से भूखी हूँ, खाने को कुछ नहीं है। मैंने जेब से 500 रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वापस पलटते हुए उसने मुझे देखा और बोली कि तुम कासिम हो ना। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गया और हैरानी से उसे देखते हुए बोला कि मैं कासिम हूँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो मुझे? उसने कहा कि मैं वही फकीरनी हूँ जिसे कुछ अर्सा पहले तुमने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी और कहा था तुम्हारी सुतेली। मैंने कहा हाँ, याद आ गया। उसने जो बताया मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि कुछ अरसा पहले एक लड़की मिली जिसे एक्सीडेंट करवा के मारने की कोशिश की गई। बच्चे मर गए, लेकिन वो बच गई तो दुश्मनों ने उसे अगवा करवा दिया। जानते हो उस लड़की के साथ सब कुछ किसने करवाया था? मैंने हैरानी से उस फकीरनी को देखा जो सब कुछ जानती थी। ये सब कुछ तुम्हारे सौतेले भाई और उसकी माँ ने किया था, ताकि न तुम्हारी फैमिली हो और ना ही उनके हाथ में तुम्हारी कमाई और जायदाद आए। उस दिन मुझे पता चला था मैं क्या समझता रहा और मेरे रिश्ते क्या निकले थे। रजा का अपनी बेटी को मेरी गोद में देकर ये कहना, ये तुम्हारी बेटी है, और मेरी बीवी को साल बाद फिर से वापस लाना, सब एक मंसूबा था। अल्लाह ने रजा से बदला ले लिया। यासिर रजा की बेटी को तलाक दे चुका था। वो मेरा घर उजाड़ता रहा और खुद बेटी की बर्बादी देख रहा था। मैंने घर अलग कर लिया, लेकिन आज तक रजा से नहीं कह सका तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन आज तक मैं सदमे को भूल नहीं सका। अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ। बेटी बाप जैसी निकली, अमेरिका शिफ्ट हो गई और अब मैं और रिदा हैं एक दूसरे के लिए।